गाइस। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आरआरबी के जो करेंटली पेपर चल रहे हैं अभी कुछ शिफ्ट हुई हैं, फिर जून में भी शिफ्ट स्टार्ट हो रही हैं। तो उसी से रिलेटेड हम पीवाईक्यू सीरीज ला रहे हैं। ये सेक्शन वाइज पीवाईक्यूज रहेंगी। और इसमें आप देखेंगे कि मोस्ट रिपीटेड जो थीम्स हैं वो हमने इसमें कवर किया है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का हो, ग्रेजुएट लेवल का या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ग्रुप डी का। तो इसमें हर चीज़ हमने कवर करने की कोशिश की है और पूरा पॉलिटी आपका रिवाइज हो जाएगा। पॉलिटी एक ऐसा एरिया मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम में जो हाईएस्ट स्कोरिंग होता है। आपका 100% ये सही हो सकता है अगर आप प्रॉपरली अपना रिवाइज करेंगे, कोर सब्जेक्ट प्लस पीवाईक्यू और प्लस प्रैक्टिस, और बिना किसी सिली मिस्टेक के सिर्फ क्वेश्चन आपको रीड करना है। और क्वेश्चन रीड करने के बाद आप प्रॉपर आंसर एलिमिनेशन के थ्रू या फिर अपने कोर सब्जेक्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैं इसमें क्वेश्चन बताऊँगा तो आप क्या करिए कि इसमें अभी पहला क्वेश्चन ये है, तो आप अपने हिसाब से उसमें ऑप्शन अपना टिक कर लीजिए। उसके बाद जब मैं इसका आंसर या सोल्यूशन बताऊंगा तब आप चेक करिएगा कि आपने सही लगाया या फिर नहीं लगाया। और इस अगर आपके पास टाइम कम है तो इस वीडियो को आप 1.5 या 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ऊपर यहाँ शिफ्ट भी लिखी हुई है कि किस शिफ्ट में पूछा गया है 2025 में। और लगभग 250 से 300 क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें पूरा पॉलिटी आपका रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। व्हाट वाज द मेजर फोकस ऑफ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये एक रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 1988 में लाया गया था। इसमें जो वोटिंग एज है वो 21 ईयर्स से घटा के 18 ईयर्स कर दी गई थी। पहले सिर्फ 21 ईयर्स वाले के अबव वोट कर पाते थे और अब 18 ईयर्स तक भी वोट करते थे। तो इसका सबसे अच्छा क्या होगा आंसर? बी। इसी तरह हम देखते हैं कि और क्या कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कई बार क्वेश्चन आए भी हैं। सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उनका नंबर एक याद रखना होगा। फर्स्ट है, सेकंड है, सेवेंथ है। और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट कंपाइल किए हैं। एक वेबसाइट होती है पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च, इससे आप देख सकते हैं। या फिर लक्ष्मीकांत, अगर आपके पास बुक है तो आप उससे भी ये अमेंडमेंट देख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो ये कंपाइलेशन मेरा देख लीजिएगा। इसमें सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, मैंने वो कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें आपको ईयर भी याद रखना है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये किस ईयर में अमेंडमेंट लाया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है कि संविधान में संशोधन करना। जो ओरिजिनल प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर उसमें कुछ हम एडिशन करते हैं या फिर हम कुछ डिलीट करते हैं तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में लाया गया था। इसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल है, आर्टिकल 19, आपको पता है। तो इसके रिस्ट्रिक्शंस लाए गए थे 19 क्लॉज 2, 19 क्लॉज 4। इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लाए गए थे, मैं डिटेल में और आगे बताऊंगा। ये 9 शेड्यूल लाया गया था इसमें। 9 शेड्यूल में जिसमें कि पार्लियामेंट को जो है वो अमेंड करने के पावर्स बढ़ा दिए गए थे, प्लस लैंड रिफॉर्म प्रोटेक्शन लाए गए थे इसमें। आपको बस ब्रीफ में ही पढ़ना है। मेजर जो ऑप्शनल एग्जाम होते हैं उसमें ये ब्रीफ में ही पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग। कोई भी डिटेल मेंस वाले जैसे यूपीएससी के हो गए या फिर पीएससी के हो गए तो उसके अलग से डिटेल आप एनालिसिस पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसमें स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मूवमेंट चला था, आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद धार कमेटी बनी थी। फिर उसके बाद जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक कमेटी बनी थी। पहले इंडिया में पार्ट ए बी सी स्टेट्स हुआ करते थे। ए बी सी के तहत स्टेट्स हुआ करते थे, उनको हटा के रीऑर्गेनाइजेशन किया गया स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे। फिर उसके बाद 24th अमेंडमेंट एक्ट, ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था। इसमें पार्लियामेंट की जो पावर थी उसको बढ़ाया गया था। इसमें पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती थी। इसके पीछे का बैकग्राउंड भी हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। फिर उसके बाद 25th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1971 में ही है ये। ठीक है, 24th और 25th ये 1971 में लाया गया। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया गया। ठीक है, इसमें प्रिवी पर्स को एबॉलिश भी किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया गया।
और फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई फंडामेंटल राइट्स से। अब हम देखते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें संविधान के लगभग हर प्रोविजन में इसमें चेंज किया गया था। तो सबसे पहले इसमें सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी ये वर्ड्स ऐड किए गए थे प्रियम्बल में। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए एक कमेटी बनी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, इसको इसने जो ड्यूटीज के रिकमेंडेशन दिए थे वो ड्यूटीज इसमें ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर्स थे इमरजेंसी रिलेटेड और प्रेसिडेंट के पावर्स, उसमें मॉडिफिकेशन किया गया था। फिर उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1976 में अमेंडमेंट किया और उसके बाद इमरजेंसी लगी, तो फिर जनता गवर्नमेंट जब आई तब उसने इमरजेंसी के रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स थे उसमें कुछ करेक्शन किए। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस को ऐसा बनाया कि इतनी आसानी से इमरजेंसी ना लगाया जा सके। प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज किया गया इमरजेंसी के रिलेटेड। ठीक है, लोकसभा की पावर को इंक्रीज किया गया, वो हम आगे देखेंगे। फिर राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ है, पहले ये फंडामेंटल राइट में हुआ करता था, फिर एक इसको साधारण एक लीगल आर्टिकल बना दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, एक लीगल राइट है। फिर उसके बाद हमारा देखेंगे हम 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि आप जब चुन के आते हैं एज अ एमपी या फिर एमएलए, तो आप अपनी पार्टी जिससे आप चुन के आए हैं, अगर आप उसको छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो आप किस लॉ के तहत आएंगे, ये इसमें प्रोविजन ऐड किया गया था। ये 10th शेड्यूल डाला गया था इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम लाया गया था। इसमें पॉलिटिकल पार्टी डिफेक्शंस को रोकने के लिए ये आर्टिकल बनाया गया था। इसमें पार्लियामेंट का भी कवर करता है और इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का भी कवर करता है। ये पी प्लस अगर मैं बना रहा हूँ तो इसका मतलब पार्लियामेंट है, और एल ए बना रहा हूँ मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट्स की। फिर उसके बाद 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 या फिर 1988 भी आप इसमें कई जगह दिखता है। तो इसमें वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया था 21 से 18 ईयर्स, ये हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा। फिर उसके बाद ये दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये हमारे लोकल बॉडी जो होते हैं पंचायती राज, तो उससे रिलेटेड है, पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज। 73rd इज फॉर पंचायती राज, 74th इज फॉर अर्बन लोकल बॉडीज। ये हमारे कई कमिटीज हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी हो गई, फिर अशोक मेहता कमेटी हो गई, फिर उसके बाद जीवी के राव कमेटी हो गई, फिर ठुंगन कमेटी हो गई, फिर एलेंग सिंघवी कमेटी हो गई। इनके रिकमेंडेशंस को एक कंपाइलेशन करके 73rd और 74th अमेंडमेंट लाया गया। फिर उसके बाद हमारा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, राइट टू एजुकेशन, ये बहुत फेमस है, आरटी, ये हमारा लाया गया। और उसको फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 पहले से था, उसमें 21A ऐड कर दिया गया, और ये किसके लिए है, 6 to 14 ईयर्स के लिए। फिर उसके बाद 101st अमेंडमेंट एक्ट सभी जानते हैं, जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। ठीक है, तो एक शॉर्ट में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 44th में इमरजेंसी के जो पावर्स हैं उसको स्ट्रिंजेंट बनाया गया। 52 में डिफेक्शन, 61 में वोटिंग एट द एज ऑफ 21, 73rd एंड 74th लोकल गवर्नमेंट, 101 जीएसटी। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सब लोग आंसर टिक करने की कोशिश करेंगे। अब ये हमारे जो आर्टिकल्स हम इसमें देख रहे हैं, ये हमारे आर्टिकल्स किससे रिलेटेड हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। एक होता है हमारा फंडामेंटल राइट, जो कि हमें पता है कि कौन कौन से आर्टिकल में, 12 to 35। ठीक है, एक होता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये होता है पार्ट 4 में, ये होता है पार्ट 3 में। पार्ट 4 में होता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो देखिए, इसके पीछे का बैकग्राउंड बताता हूँ कि क्यों डायरेक्टिव प्रिंसिपल बने थे। जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, 1947 में, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो उसमें डिबेट हुआ कि आखिर हम किस हद तक फंडामेंटल राइट्स को बना सकते हैं। एक होता है कि आप बना दो, कोई आर्टिकल आपने बना दिया, ठीक है, लेकिन एक होता है कि अगर आप उसको एनफोर्स ना कर पाओ तो आप वीक स्टेट बन जाओगे। इसीलिए फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स ने ये इस्टेब्लिश किया कि हम कुछ राइट्स फंडामेंटल राइट्स में रखेंगे
और कुछ चीज़ें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखेंगे, जो कि ऑप्शनल होगी, और भविष्य में आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो लॉज बनाए जिससे ये इम्प्लीमेंट हो सके। ठीक है, ये तो मस्ट है, ये तो आपको देनी ही देनी है एज अ गवर्नमेंट, और एज अ स्टेट आपको अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करनी है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑप्शनल है, इसीलिए इसको बोला जाता है जस्टिशिएबल। अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कोई ऐसी चीज़ है जो वॉयलेट हुई है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, या फिर नॉन जस्टिशिएबल, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंस समझ गए, अब हम डीपीएसपी और डिटेल में हम पढ़ते हैं। डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन तो एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, लेकिन जो कई ऑथर्स हैं वो इसको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स, देन लिबरल या इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। भविष्य में हमारा भारत कैसा होना चाहिए, ये हमें डीपीएसपी इसकी एक पिक्चर बताती है। ठीक है, ड्रीम स्टेट, डीपीएसपी इज अ ड्रीम स्टेट। सबसे पहले हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स देखते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 38, इसको मैं आपको सजेस्ट करूँ कि इसी ऑर्डर में याद करें। सोशलिस्ट, कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि आर्टिकल 40 जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल है या सोशलिस्ट है या फिर लिबरल है, तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, बहुत आसान है। 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47, तो इन दोनों को एक ग्रुप में याद कर लीजिए, इन तीनों को। 41, 42 और 43A तक यहाँ याद कर लीजिए, और ये एक याद कर लीजिए। ठीक है, ये 38 क्या है, हमें एक सोशल ऑर्डर और वेलफेयर प्रमोट करना है स्टेट को। ठीक है, और 36 और 37 का भी बता देता हूँ। 36 में है कि ये ऑल ओवर इंडिया इसको एनफोर्स करना है। ठीक है, और 37 में स्टेट की डेफिनेशन है। फिर हमारा आता है 38 सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर। 39 में रिड्यूस इनइक्वालिटी। ठीक है, इसके अंदर और भी क्लासिफिकेशन होते हैं 39 के अंदर। 39 में जैसे कि ABCDEF तक होता है। लाइवलीहुड, रिसोर्स फॉर कॉमन गुड, वेल्थ कंसंट्रेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है 39A जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। ठीक है, 43A भी कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd में ऐड हुआ था। अब हमारा आ गया गांधीयन प्रिंसिपल। गांधी में हमने सबसे पहले क्या किया, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत की पावर दे दी। ठीक है, ये हमारा जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है, आर्टिकल 40 को। आर्टिकल 43 क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने का भविष्य में हम सोच सकते हैं विलेज में। फिर आर्टिकल 46 क्या है, SC ST और वीकर सेक्शंस को प्रमोट करना। 47 क्या है कि दारू नशा ये सब बंद करना। 48 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ काउस कैटल एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, 40, 43, 46, 47, 48, तो 46, 47, 48 ये सीक्वेंस है, और 40 और 43 ये सीक्वेंस है। आप इमेज के थ्रू इनको रिलेट करिए, ठीक है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ से मैं बताता हूँ, सोशल ऑर्डर है तो सबको ऑर्डर करना है। ऑर्डर कैसे होगा, बैलेंस करना पड़ेगा, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। 39A फ्री लीगल एड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। और 42 जो है जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशन। 43 लिविंग वेजेस। 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 47 न्यूट्रिशन एंड एग्जाम हेल्थ, गांधीयन प्रिंसिपल में बता चुका हूँ। फिर उसके बाद 44, ये हमारा यूसीसी बताता है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, 0 to 6 ईयर्स ऑफ एज तक के लिए बोलता है ये। 21A हमने देखा था वो 6 to 14 ईयर्स के लिए होता है। आर्टिकल 45 जो है वो 0 to 6 ईयर्स के लिए होता है। आर्टिकल 48A एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये हमारा किस में ऐड हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल 49, ये प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी। नॉन जस्टिसेबल 36 to 51, पार्ट 4 वेलफेयर स्टेट का गोल है। ठीक है, तो ये आप एक मोटा मोटा इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप रिवाइज कर लीजिएगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ऊपर वाले का आंसर फिर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 48A, 48 नहीं होगा क्योंकि 48 तो क्या है, काउस एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिया इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब सीएम है, ठीक है, सीएम होता है किसी भी स्टेट में, उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट है बेसिकली सीएम, ठीक है। अब ये ओवरऑल किसका पार्ट है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, इसमें एक सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, ठीक है, फिर एक ऑपोजिशन हो गया। तो बेसिकली ये जो काम करेंगे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब आपको कौन हटा सकता है, आपकी जवाबदेही किसकी तरफ है, वैसे तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल की तरफ है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के इनको रिमूव कर सकते हैं, इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ। कई जगह मैंने देखा है कि उसमें गवर्नर ऑफ स्टेट भी रहता है, लेकिन इसका सही जो आंसर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर। फिर उसके बाद हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट, ये सभी लोग टिक करेंगे, इसका आंसर है एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन अ स्टेट, अब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर आप लोग बताएं, स्टेट का पूछ रहा है, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया का नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इजी स्कोरिंग है इसलिए आप ध्यान रखेंगे। इसमें अटॉर्नी जनरल जो है वो आर्टिकल 76 में होता है, ठीक है, एडवोकेट जनरल जो होता है वो आर्टिकल 165 में होता है। ये हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ लॉ ऑफिसर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, ये ध्यान रखेंगे कि ये अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, गवर्नर करता है, क्वालिफिकेशन इसकी सुप्रीम कोर्ट जज के जैसी होनी चाहिए, इसकी जो क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट जज की तरह होनी चाहिए, और एक चीज़ और, ये सैलरी नहीं, ये रिटेनर लेते हैं, ठीक है, ये भी कोई क्वेश्चन कई बार पूछता है, रिटेनिंग रिटेनर एक होता है टर्म, लीगल टर्म, ये वो लेते हैं। प्लस ये पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे सकते। जैसे किसी क्वेश्चन का है आंसर, तो उस क्वेश्चन का आंसर मिनिस्टर दे सकता है, लेकिन ये नहीं दे सकता, हालांकि ये डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसी तरह ये भी लेजिस्लेटिव असेंबली में एडवोकेट जनरल बैठ सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं रहेगा या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर देने का राइट नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर टू इंडियन मिनिस्टर्स, अब ये एक सीरीज होती है, आगे मैं आने वाले उसमें बताऊंगा, अभी तो ये क्वेश्चन मैं ऐसे सॉल्व कराता हूँ। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए आप लोगों को नहीं आता है, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ गैस करना है, तो इसमें आप क्या गैस करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच सब्जेक्ट्स वर ट्रांसफर्ड टू इंडियन मिनिस्टर्स। अब हमको सबको पता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम क्या होते थे, गवर्नर्स होते थे, हर स्टेट के, प्रिंसली स्टेट के, या फिर ब्रिटिश रेजिडेंट्स होते थे, तो मेन पावर वो अपनी साइड रखते थे। हमने बंगाल में भी देखा था कि डुअल पुलिसिंग होती थी, जो पुलिस के पावर्स होते थे वो ब्रिटिशर्स अपने पास रखते थे, जो कलेक्शन के पावर होते थे, डेवलपमेंट के पावर होते थे, वो मिनिस्टर्स को दे देते थे, इंडियन मिनिस्टर्स को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए। तो अगर आपको नहीं पढ़ा है आपने ये, तो आप ऐसे गैस कर सकते हैं कि पुलिस की पावर तो ब्रिटिशर्स अपने पास रखेंगे, वो इंडियन मिनिस्टर्स को नहीं देंगे, तो इसका ये आंसर नहीं हो सकता। जुडिशरी एंड फॉरेन अफेयर्स, अब फॉरेन अफेयर्स की बात है तो ब्रिटिशर्स का तो ऑल ओवर वर्ल्ड उस टाइम ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था, तो ये इंडियन मिनिस्टर्स को नहीं देंगे। फिर उसके बाद डिफेंस एंड रेलवेज, ये भी इंडियन मिनिस्टर्स को नहीं देंगे क्योंकि डिफेंस आ गया इसमें। फिर बचता क्या है, एजुकेशन एंड हेल्थ, तो ये आप एक गैस वर्क की तरह आपने देखा कि बिना सब्जेक्ट पढ़े आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में पढ़ ही लेते हैं एक बार। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविजन लाया गया डायकी का,
डायरकी इन प्रोविंस। डायरकी का मतलब होता है डुअल रोल, डुअल गवर्नमेंट। इसमें कुछ जो सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स मतलब ऐसे एरियाज जिसमें गवर्नमेंट काम करती है, पुलिस हो गई, जुडिशरी, फॉरेन अफेयर्स, एग्रीकल्चर, तो ये बांट दिए गए। ठीक है, ये कैसे बांट दिए गए कि कुछ तो जो ब्रिटिश गवर्नर्स हैं वो डायरेक्टली देखेंगे, और कुछ इंडियन मिनिस्टर्स देखेंगे। ठीक है, अब इंडियन मिनिस्टर्स के पास सिर्फ वही सब्जेक्ट दिए गए जो कि वेलफेयर या डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मतलब नॉन इम्पॉर्टेंट। ये ध्यान रखना, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, नॉन इम्पॉर्टेंट चीजें। ब्रिटिश गवर्नर अपने पास डायरेक्टली क्या चीजें रखते थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, ये अपने पास रखते थे। अब जैसे ट्रांसफर क्या क्या किया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, मेडिकल, पब्लिक वर्क्स, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इंडस्ट्रीज, फिशरीज, एक्साइज, एंटरटेनमेंट, रिलीजियस, वेट्स एंड मेजर, वेटनरी सर्विस, मतलब जो डेवलपमेंटल सब्जेक्ट थे। रिजर्व सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ गवर्नर और उसकी एक काउंसिल होती थी, वो अपने पास रखती थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर और भी ऑप्शन में चेंज होता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग टिक करने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर क्या है, सुकुमार सेन। अब इसके कुछ एग्जाम फैक्ट्स जो सीईसी से पूछे गए हैं कई बार पेपर में, तो ये आपको पूरी एक ओवरऑल एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन आपको सिर्फ सारे नाम याद नहीं रखने हैं, आपको कुछ मेजर नाम याद रखने, मैं बताऊं क्या है। फर्स्ट सीईसी याद रखना है सुकुमार सेन। फर्स्ट वुमेन सीईसी वी एस रामा देवी, ये नाइन्थ सीईसी है, ये ध्यान रखना है, नाइन्थ। और इनका पीरियड क्या था, 1990 के आसपास था, मंथ याद नहीं रखना है। करंट सीसी क्या है, ज्ञानेश कुमार, मतलब 26th सीसी है ये। ठीक है, ये फर्स्ट हो गए, नाइन्थ में वुमेन आ गई थी, 26th में अपने करंट ज्ञानेश कुमार थे। ज्ञानेश कुमार के पहले कौन थे 25th में, राजीव कुमार, जिनका कार्यकाल 2025 में एंड हो गया था फरवरी में। उसके बाद से करेंटली ज्ञानेश कुमार है। फिर इसका इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 324। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन विच लिस्ट ऑफ द सेवन शेड्यूल डज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट। अब सेवेंथ शेड्यूल क्या होता है, सेवन शेड्यूल ऐसा होता है, इसमें तीन तरह की लिस्ट दी गई है। एक जो सेंट्रल लिस्ट, जिसमें कि सिर्फ सेंटर ऑर्डिनेंस या बिल बना सकता है, एक स्टेट लिस्ट, और एक कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 100, इसमें 61, इसमें 52। ये कई बार आपको अलग अलग नंबर भी मिलेंगे, लेकिन मोटा मोटा आप इसमें ये ध्यान रखिए कि इसमें इतने होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है कि सेवन शेड्यूल में सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट, किस लिस्ट में होता है, एक्सक्लूसिव पावर। अब देखिए कौन इसका स्टेट लिस्ट तो नहीं हो सकता, स्टेट में तो स्टेट वाला ही बनाएगा। रेजिडुअल लिस्ट क्या होती है कि जो इन तीनों में नहीं है, वो जो जैसे नए सब्जेक्ट आ रहे हैं तो उसको हम रेजिडुअल लिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, जो इवॉल्विंग टॉपिक्स होते हैं जैसे एआई हो गया, टेक हो गया, ये रेजिडुअल लिस्ट आ जाती है। कॉन्करेंट में स्टेट ही बना सकते हैं, सेंटर बना सकते हैं, एक्सक्लूसिव तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या बचा, यूनियन। रेजिडुअल में भी दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अब एक बार सारे शेड्यूल्स पढ़ लेते हैं क्योंकि शेड्यूल का क्वेश्चन था, तो हम सारे शेड्यूल एक बार कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, स्टेट्स और यूटीज, उनका नाम है। ठीक है, पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं और यूटीज हैं उनका नाम है। सेकंड शेड्यूल में क्या है, सैलरी अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, कैग, स्पीकर, सबके सैलरी की बात हो रही है। थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ्स एंड अफर्मेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो भी ओथ लेना है, ठीक है, वो है इसमें। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूटी, किस स्टेट में कितनी राज्यसभा सीट होंगी ये बताता है। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल इसको एक साथ याद रखिएगा। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, एससी शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ स्पेशल एरियाज बनाए गए हैं, वो हैं। सिक्स शेड्यूल में भी ऐसी जो हमारे स्टेट है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, जो हमारे सेवन सिस्टर्स होते हैं, तो उसमें आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ऐसे करके जो लाइन जाती है यहाँ पे, जितने स्टेट हैं उन सिक्स शेड्यूल में कवर होते हैं, इसको स्पेशल पावर्स दी गई हैं। सेवन शेड्यूल में क्या है, हमने देख लिया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तीन लिस्ट होती हैं, और जो बचे हुए हैं वो रेजिडरी लिस्ट। एथ शेड्यूल सबको पता है कि ये 22 लैंग्वेजेस के लिए होता है। ठीक है, नाइन शेड्यूल क्या है,
इसमें जितने भी लॉज बनेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते, लेकिन ये केशवानंदा भारती केस में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप अगर ऐसे लॉज होंगे या फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे होंगे, तब कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। 10 शेड्यूल हमने देख लिया, ये कब ऐड हुआ था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, आयाराम गैराम को रोकने के लिए। फिर उसके बाद 11 शेड्यूल, जो पंचायत हैं उसके कितने सब्जेक्ट होते हैं वो इसमें रहते हैं, 29 सब्जेक्ट्स होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन बनता है। 11 शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स और 12 शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट्स, ये ध्यान रखना, ये अर्बन के लिए होता है और ये पंचायत के लिए होता है। पहले हमारे 8 शेड्यूल थे, फिर उसके बाद हमारे 12 शेड्यूल हो गए। 12 आर्ट्स के बाद 9th ऐड हुआ, फिर 10th ऐड हुआ, 11 12th ऐड हुआ, किससे 70, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा शेड्यूल किस में ऐड हुआ, जो 8th के बाद जो आगे शेड्यूल ऐड हुए वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड हुए। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि विच शेड्यूल, ये हमने ऊपर क्वेश्चन देख ही लिया है, इसका आंसर सभी लोग जल्दी बताएंगे। शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स सभी लोग देख के बताएंगे, अभी मैंने पढ़ा भी चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा है। 6th शेड्यूल कुछ स्पेशल स्टेट्स की बात कर रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्पेशल स्टेट्स हैं उनको स्पेशल प्रोविजंस कुछ दिए गए हैं, वो 6th शेड्यूल में है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5th शेड्यूल। करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मिनिस्टेरियल रैंक्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर इंडियन प्रैक्टिस, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे जल्दी। अब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मिनिस्टर, सबसे पहले अगर आपको नहीं पता होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है, डिप्टी मिनिस्टर क्या है, तो फिर आप इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे, जबकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सभी लोगों से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होना चाहिए। सबसे पहले, चाहे हम पार्लियामेंट की बात कर लें या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लें, तो मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक, आपके यहाँ चुनाव हुए, ठीक है, इलेक्शन हुए, इलेक्शन में दो ग्रुप्स जीत के आए, ठीक है, ये P1 ये P2। अब ये P1 जो जीत के आया ये मेजोरिटी में था, ठीक है, ये मेजोरिटी में था, P1 ग्रेटर देन P2, ठीक है, तो ये पार्टी जीत के आई। अब इस पार्टी को मौका दिया जाए कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करें, तो अब गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी, गवर्नमेंट फॉर्म होगी, वो होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वही हमारे क्या होंगे, गवर्नमेंट होंगे। तो ओवरऑल जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके अंदर हमारा PM, ठीक है, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनका एक क्लोज सर्कल होता है। फिर उसके बाद एडिशनल में हमारे होते हैं इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर उनके नीचे होते हैं हमारे डिप्टी मिनिस्टर। तो इसको आप एक पिरामिड की तरह भी याद कर सकते हैं। सबसे ऊपर होता है हमारे PM या CM, ठीक है, फिर उसके नीचे होता है हमारे कैबिनेट वाले, कैबिनेट मंत्री, फिर उसके नीचे होता है हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनको जनरली एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दिया जाता है। फिर उसके बाद होते हैं डिप्टी मिनिस्टर जो इनको असिस्ट करते हैं। ये पूरी हमारी क्या हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। विच ब्रिटिश लॉ वॉज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब ब्रीफ में हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या क्या ऐसे एक्ट और कानून लाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया को गवर्न करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार और आंसर टिक कर लीजिए। वैसे जनरली सबको इसका आंसर पता ही होगा कि मेजर जो अपना इन्फ्लुएंस है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब ब्रीफ में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, जो मेजर ब्रिटिश एरा लॉस इन इंडिया, क्रोनोलॉजिकल समझेंगे इसको, ये शॉर्टली मैंने कंपाइल किया है। 1773 में सबसे पहले जब ब्रिटिश का एरिया बढ़ने लगा, ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में, तो उन्होंने एक यूनिफॉर्म गवर्नेंस के लिए बंगाल के जो फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ पे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई, तब फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया 1773। तो उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कोलकाता में, ठीक है। फिर उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल
प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऐड किए गए कंपनी को चलाने के लिए, प्लस ये डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करेंगे, क्वीन को, क्वीन ऑफ इंग्लैंड। फिर उसके बाद 1813 चार्टर एक्ट जिसको बोलते हैं, इसमें कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली रहेगी इंडिया में ये बताया गया, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना, मतलब और कोई भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ट्रेड नहीं कर सकती, और इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलाउ किया गया था। फिर 1833 में चार्टर एक्ट 1833 में हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, क्योंकि अभी तक जो ब्रिटिश थे उनका विस्तार काफ़ी हो गया था ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ पे हमने देखा कि गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। 1853 में उसकी काउंसिल को एक्सटेंड किया गया गवर्नर जनरल की, ठीक है। सिविल सर्विसेज का ओपन प्रिंसिपल लाया गया, ये कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, 1857 की जो क्रांति थी, तो उसके बाद ब्रिटिश को लगा कि यार अब कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसीलिए उन्होंने प्रोविजंस लाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, ताकि ये रिवॉल्ट दोबारा ना हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। 1892 में इसमें पहले क्वेश्चंस पूछने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इसमें गोखले जी तो थे हमारे जो पार्लियामेंट में इंडिया की तरफ से, उनकी वजह से ये वाला लॉ आ पाया, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, जिसमें डिस्कशन होने लगा बजट पे और क्वेश्चंस पूछने की इजाज़त दे दी ब्रिटिशर्स ने। फिर उसके बाद 1909 का एक्ट लाया गया, जिसको हम मॉले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते थे। ये कम्युनल एंगल लाने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी ब्रिटिशर्स की, यानी एक मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ला दिया डिवाइड एंड रूल करने के लिए। फिर उसके बाद 1919 में इसको मॉन्टेक कैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, ये लाया गया। ये क्यों लाया गया, एक तो डायरकी इन प्रोविंसेस, दूसरा जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऊपर सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, यहाँ पे वो क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस सबके लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1935 में इसमें बहुत सारे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑल इंडिया फेडरेशन, सारे लॉज इसमें लाए गए। आरबीआई का फ्रेमवर्क बनाया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आरबीआई का फ्रेमवर्क किस में लाया गया, 1935 में लाया गया। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, कि इसमें पाकिस्तान और इंडिया कैसे इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिया किस तारीख से इंडिपेंडेंट होंगे, ये प्रोविजन लाया गया, ठीक है। ये इस तरीके से एक शॉर्ट है, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन आए आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास, ये आसान क्वेश्चन, इसका आंसर है 2005। टू कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी लाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट जुडिशरी, सबसे ऊपर क्या होता है हमारा, सुप्रीम कोर्ट, फिर क्या होता है, हाई कोर्ट, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करता है, ये अपने टेरिटरी में इंडिपेंडेंट है, ये ऑल ओवर इंडिया में इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसके भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। अब हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसमें सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, जो किसको रिपोर्ट दिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं, हाई कोर्ट को। इसका आंसर क्या होगा, हाई कोर्ट, मतलब कंट्रोल करना, मतलब उनके जो जजेस के ट्रांसफर वगैरह हो गए, उनके पेनल्टी हो गए, चार्जशीट हो गए, प्रमोशन हो गए, ये सब कौन डिसाइड करता है, हाई कोर्ट डिसाइड करता है। टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन द लोकसभा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द मिनिमम सपोर्ट रिक्वायर्ड। अब लोकसभा में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग टिक करिए। स्पेशल मेजोरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए, एक स्पेशल मेजोरिटी नाम की चीज होती है। स्पेशल मेजोरिटी किसको बोलते हैं, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट वोटिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसमें देखिए और चीजें बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का जो मेजोरिटी होती है वो कई टाइप की होती है। पहले तो अगर हमें सिर्फ
जैसे क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स आर्टिकल 3 में दिया गया है। तो अगर हमें ये बताना है या फिर स्टेट की बाउंड्री बढ़ानी है घटानी है, यूपी को और उत्तराखंड को अलग अलग करना है, तो फिर हमें आर्टिकल 3 इसमें पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी लग जाएगी, सिर्फ 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी लगती है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने में, डीपीएसपी को अमेंड करने में, ठीक है, या जितने भी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैं उनको अमेंड करने में। स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन उन चीजों पे लगता है जहां पे स्टेट भी अफेक्ट हो रहा है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सेवन शेड्यूल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, और खुद आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो रहता है ये किसके अंदर प्रोविजन दिया गया है? आर्टिकल 368 के अंदर। तो आप समझ गए। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि इसमें जॉइंट सिटिंग अलाउड नहीं है। अगर हाउस डिसएग्री हुआ तो बिल डाई हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट को इसकी असेंट देनी ही पड़ती है, प्रेसिडेंट इसको रिटर्न नहीं कर सकता है। सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट्स क्या है ये मैंने बता दिया, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज, सिटीजनशिप या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, आप ये और ये याद कर लीजिए। उसके बाद जितनी भी बची हुई चीजें हैं उनमें स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैक्सिमम हमारे यही वाले कवर होते हैं। और स्टेट रेटिफिकेशन किस में रिक्वायर्ड होता है? प्रेसिडेंट का काम हो गया, या सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन चेंज करने हो गए, सेवन शेड्यूल चेंज करना हो गया। ठीक है, हमारा प्रोसेस हमने बता दिया। बिल इंट्रोड्यूस होगा, दोनों हाउस पास करेंगे उसको। अगर जो भी मेजोरिटी है, ठीक है, वो आप उसमें अप्लाई करेंगे, दोनों हाउस। फिर स्टेट का अगर रेटिफिकेशन है कि प्रेसिडेंट वाले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, या फिर सेवन शेड्यूल से रिलेटेड, या आर्टिकल 368 इटसेल्फ से रिलेटेड, तो स्टेट के पास जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। फिर उसके बाद बिल, अगर ये सब चीज़ें हो गई तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। Which of the following directive principle of state policy is provided under Article 43A of Indian Constitution? For हमने ऊपर देख लिया था, ये किससे रिलेटेड होता है? आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या क्या ऐड किया गया था डीपीएसपी में? आर्टिकल 39B में, 39A, 43A एंड 43B। ये हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल 19 यानी कि फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ, गारंटी 6 फ्रीडम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। अब ये सभी लोग इसका आंसर करेंगे। एसोसिएशन है, फ्रीडम फॉर अरेस्ट नहीं है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन है 19(1)(a), ये 19(1)(c), फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, इसको ऐसे याद करिए। सबसे पहले एक मैं शॉर्ट बताता हूँ आपको कैसे आपको अपना याद करना है। सबसे पहले हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, पहले तो ये होते हैं पार्ट 3 में। आपने अगर पढ़ भी रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, अब ये कैसे कैसे क्वालिफाई किए गए हैं? फर्स्ट से ई, एफ, ई, आर, सी, सी। ठीक है, ई मतलब 14 से 18 आर्टिकल, फिर उसके बाद 19 से 22, फिर उसके बाद 23, 24। ठीक है, रिलीजियस एंड कल्चरल राइट्स 25, 28, 29, 30, 32, 25, 28, 29, 30 एंड दिस इज 32। ठीक है, ये समझ लिया आप लोगों ने। ये क्या है? दिस इज रिलेटेड टू इक्वालिटी। फिर फ्रीडम, फिर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना है। फिर रिलीजियस राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स,
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब अब फंडामेंटल राइट्स तो हमने दे दी, लेकिन अगर आपकी ये वायलेट होती हैं तो वो आप कैसे बचाएगा? 32 आपको बचाएगा। EFERCC, अब इसके अंदर अलग अलग होते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15, ठीक है, ऐसे करके करके सारे होते हैं, जो कि हमें नीचे चार्ट में समराइज भी किया हुआ है। इसमें हमारा ये वाला इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 हो गया, नो डिस्क्रिमिनेशन हो गया 15, फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स 18, फिर उसके बाद हमारे ये वाले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19, और यहाँ से यहाँ तक हमारे 19 होते हैं प्रोफेशन तक। ठीक है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है 19 को याद करने का, FAAMRP, 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी, असेंबली, ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी, राइट टू रेजिडेंस एंड मूव थ्रू आउट इंडिया, ये क्या है? ई। फिर उसके बाद क्या है? राइट टू प्रोफेशन इन एनी पार्ट ऑफ और टेरिटरी ऑफ इंडिया 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी। इसमें ध्यान रखेंगे एफ नहीं होता है, एफ पहले हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन वो हमारा मूव हो गया लीगल राइट में, ठीक है, थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले एफ हुआ करता था, ये ABCDEF भी हुआ करता था, लेकिन उसको मूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल लॉस, ये क्या है अपना 20, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन 22, फिर ये ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर 23, चाइल्ड लेबर 24, ठीक है। उसी तरह फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस 25, प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये 26, ये 27, ये 28, ये एक ही में है 25 में। फिर उसके बाद लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, ये 29 में, माइनॉरिटीज़ कैन एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये 30, और सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्टली जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, ये 32 में। दिस इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये मैंने ट्रिक बताई दी, EFERCC, ठीक है। और राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स आर मेनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन, आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल, 35 डील विद मॉडिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनफोर्समेंट रिलेटेड मैटर्स, यानी कि ये जब इमरजेंसी या फिर कोई ऐसे सिचुएशन होती है उसके लिए आपको यूज़ होती है। इसमें एक चीज़ जो नहीं इसमें बताया गया, कई क्वेश्चन में पूछता है, तो ओनली फॉर सिटीजन्स, फंडामेंटल राइट ओनली फॉर सिटीजन्स, ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं 15, 16, 19, 29 एंड 30, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ वार्ड कमिटीज इन म्यूनिसिपल एरियाज? अब म्यूनिसिपल की बात कर रहा है, यानी ये किससे रिलेटेड है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। अब मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ, सॉरी, पहले 74th पढ़ने के लिए हमें 73rd भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने कि आपको ऊपर बताया था, जब हम DPSP पढ़ रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ रहे थे, तो पहले पंचायती राज इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, कई स्टेट्स अपना अपना फॉलो कर रहे थे, फिर कुछ कमिटीज बनी, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी। ये कमेटी भी पूछता है कि ये किससे रिलेटेड है, ये GVK राव कमेटी, ठुंगन कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। इनने कुछ रिकमेंडेशंस दी उसके तहत, और एक हनुमंथा राय, हनुमंथा करके एक कमेटी है, वो भी है, हनुमंता कमीशन ऐसे करके, ठीक है। प्लस फर्स्ट ARC ने भी अपनी रिकमेंडेशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को
कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने के लिए दिया था रिकमेंडेशन। तो पार्लियामेंट को लगा कि अब इनको इंक्लूड कर लिया जाना चाहिए पंचायती राज को। तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाया गया 1992 में। अब ये क्या है अमेंडमेंट? 73rd इज फॉर रूरल एरियाज। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है 243 RAO 9। ठीक है, 243 आर्टिकल में है ये। फिर उसके बाद आर इज फॉर रूरल, ए से ओ तक है। ठीक है, ये आप देखेंगे ए से ओ तक है, पहला आर्टिकल है ए, फिर उसके बाद ओ तक है। उसके बाद ये 9th शेड्यूल में इसको डाला गया। हमारा आप देखते हैं हमारा ये क्या है, सॉरी 9 शेड्यूल में नहीं। अब हम देखते हैं कि आगे क्या है। 9 नहीं है, 243 राव। ठीक है, RAO। तो ए में हमारा पार्ट 9 में, 9 इज फॉर पार्ट 9, सॉरी वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। पार्ट 9, तो ऐसे आपको याद है 243 RAO 9। ठीक है, आर इज फॉर रूरल, A to O आर्टिकल्स हैं, और पार्ट 9 में इसको ऐड किया गया। अब ए में हमारा पार्ट 9 में ऐड किया गया द पंचायत। फिर बी में देखिए, बी से कैसे याद करेंगे, ब्लॉक, मतलब इसमें 3 ब्लॉक एक के ऊपर रखे हैं। इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे। ठीक है, अब सी और डी आपको एक साथ याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं? इसमें आपने कंपोज किया, जैसे आप कोई भी म्यूजिक करते हैं तो आप उसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे, सी से इज फॉर कंपोजिशन, डी इज फॉर दलित, ऐसे याद कर सकते हैं सिर्फ याद करने के लिए, रिजर्वेशन SC ST एंड नॉट लेस देन 1/3 ऑफ वुमेन। फिर उसके बाद ई से क्या होगा, एक्सपायरी। ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने की, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ इज फॉर फेलियर, मतलब अगर आप फेल हो गए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इस तरीके से आप याद करेंगे। जी इज फॉर, अब हमें गोल अचीव करना है तो हमें पावर भी देना पड़ेगा, तो गोल, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एच इज फॉर हैवी ड्यूटी, हैवी ड्यूटी से याद करिए, हैवी ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, ड्यूटीज, टैक्सेस, टोल्स, ये स्टेट लॉज जो बना सकती हैं। फिर आई इज फॉर फाइनेंस कमीशन, IFC, आई इज फॉर फाइनेंस कमीशन। जे इज फॉर जांच, यानी फिर ऑडिट एंड अकाउंट्स, ऑडिट एंड अकाउंट्स। के इज फॉर स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, एल इज फॉर स्टेट लॉज, जितनी स्टेट लॉज होंगी वो इसमें अप्लाई होंगी। एम इज फॉर मॉडिफिकेशन, या फिर जिसको अमेंडमेंट भी बोलते हैं, एम से आप मॉडिफिकेशन याद रखना। ठीक है, एन और ओ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओ फिर भी आप याद रखिए कि बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर। ठीक है, तो एक बार हम जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ए से हमारा पार्ट 9 में ऐड कर दिया गया, ए से ऐड। ठीक है, बी से हमारा ब्लॉक, एक के ऊपर एक ब्लॉक रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, विलेज लेवल है, तो 3 टियर पंचायती राज बनाया गया, ब्लॉक। सी से हमारा कंपोज किया गया, जैसे हम म्यूजिक कंपोज करते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत रखा गया कि कहाँ पे हमारा डायरेक्टली इलेक्टेड होगा, कहाँ पे हमारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा। डी से हमने रिजर्वेशन दे दिया दलित के लिए। ई से हमने एक्सपायरी डेट डिसाइड कर ली 5 ईयर्स। फिर उसके बाद एफ से हमने फेलियर के ऊपर, डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर रख दिया रूल्स। जी से हमें गोल देने थे उसको, तो हमें पावर्स, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बतानी पड़ी उसके लिए। एच इज फॉर हैवी ड्यूटी, यानी टोल्स, ड्यूटीज, लेवी, ये सब कलेक्ट कैसे करेगा। आई इज फॉर FC, IFC इज फॉर फाइनेंस कमीशन, यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन, IFSC। ठीक है, IFSC कोड होता है जैसे आपका बैंक का, उसी तरह आप ऐसे याद कर सकते हैं। जे इज फॉर जांच, यानी ऑडिट एंड अकाउंट्स। के इज फॉर स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये के वाला तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। 243 के एंड 243 I डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछते हैं। एल इज फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्टेट लॉज। एम इज फॉर मॉडिफिकेशन। एन जरूरत नहीं है याद करने की। ओ इज बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। ओके, तो ये आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं, अच्छा एक चीज और इसमें जो नहीं लिखी है, वो 11th शेड्यूल में, इसमें 29 सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं जिसमें कि पंचायत गवर्न कर सकती है। ठीक है, 29 सब्जेक्ट्स, ये कहाँ है, 11th शेड्यूल में।
ऊपर जब शेड्यूल का मैं पढ़ा था तब मैंने बताया भी था। फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दिस इज फॉर अर्बन एरियाज, अभी हमने पढ़ा था रूरल एरियाज। ठीक है, ये भी हमारा किस में होता है, 243 आर्टिकल में होता है। अब इसके आर्टिकल कहाँ से हैं, पी से जेड जी तक। ठीक है, P to Z G। ठीक है, ये भी हमारा किस में है, पार्ट 9, लेकिन ए में है, ये ध्यान रखना। और 12th शेड्यूल में इसमें 18 ऐसे सब्जेक्ट बताए गए हैं जहाँ पे अर्बन बॉडीज जो हैं वो अपने लॉज फ्रेम कर सकती हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जल्दी से, जैसे अगर आपको वो याद हो गया तो आपको ये याद करने में बहुत आसानी होगी। पी से है कि डेफिनेशन, कि पार्ट 9A में हमने ऐड किया है ये। ठीक है, पी क्यू ऐसे करके पूरा यहाँ तक जेड तक है, पी से जेड तक नॉर्मल है। फिर पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद कंपोजिशन करेंगे। क्यू इज फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, आर इज फॉर कंपोजिशन। ठीक है, एस इज फॉर वार्ड कमिटीज, ये ग्रेटर देन 3 lakhs में होंगी तो हम वार्ड कमिटी फॉर्म करेंगे, तो ये 243 एस। टी इज फॉर एस सी एंड एस टी और वुमेन का रिजर्वेशन। ठीक है, उसमें क्या था, 243 डी, तो हम ऐसे याद करेंगे 243 डी हो या टी हो। ठीक है, ये दलित का है, यानी कि रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, 243 यू इज म्यूनिसिपैलिटीज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी, यानी कि 243 उसमें हमने क्या पढ़ा था, ई मतलब एक्सपायरी, ईयू जैसे यूरोपियन यूनियन होता है 5 साल के लिए, वैसे 5 years ईयू, ये इसका एक्सपायरी। 243 वी, उसमें हमारा क्या था, एफ, इसमें क्या है, वी, एफ वी, ऐसे आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। और उसमें हमारा क्या था, जी, इसमें क्या है, डब्ल्यू, पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर क्या है, एक्स, उसमें हमारा क्या था, एच, तो एच और एक्स, एच एक्स, पावर टू लेवी ड्यूटीज टोल्स एंड फीस। अब उसके बाद हमारा स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, इसको फंड अलोकेट करना है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि 243 किस में होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जल्दी आप याद करिए, आई में। तो उसी तरह हमारे यहाँ स्टेट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो फंड देना है वो किस आर्टिकल में है, अर्बन के लिए, वाई, आई वाई। ठीक है, ये वाई हो गया स्टेट फाइनेंस कमीशन। फिर उसके बाद ऑडिट करना है, उसमें क्या था, जांच, तो जांच, जांच, जांच कर लो जे और जी से। ठीक है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इन म्यूनिसिपैलिटीज, ऐसे आप कोरिलेट करके याद करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये। फिर उसके बाद हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन हमने देखा था। अब जेड के बाद क्या होगा, रिपीट हो जाएंगे, ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ऐसा। तो उसमें हमारा देखा था स्टेट इलेक्शन कमीशन किस में होता है, 243 के, या फिर यहाँ पे ZA, ये ऐसे याद करिए इसको। ठीक है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये जांच ZG, और एक KZA। ठीक है, के या ZA, ये इलेक्शंस के रिगार्डिंग हो गया। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये ZD और ZE, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे इसमें 243 ZD इज फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, 243 ZE इज फॉर मेट्रो प्लानिंग कमिटीज। अब एक शहर बहुत बड़ा बन गया है तो वो डिस्ट्रिक्ट से भी ऊपर चला जाएगा, उसके ऊपर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर होंगे, जैसे चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, तो ये इसमें फिर मेट्रोपॉलिटन में आ जाएगा ये। ठीक है, 243 ZD इज फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, 243 ZE इज फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज। फिर उसके बाद 243 ZF क्या होगा, कंटिन्यूंस, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बार ऑफ कोड वहां पे क्या था, ओ, यहाँ पे क्या है, ZG। तो इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, ये हमने बता दिया। फोर्स में 1993 में आया था, प्रोविजन 1992 में इनेक्ट हो गया था, लेकिन फोर्स में 1993 से आया था। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूटी इज एडमिनिस्टर्ड बाय। अब हमारे कुछ आर्टिकल्स में बताऊंगा इंपॉर्टेंट, 239, 239A, 239AA, ठीक है, 239B, ये नीचे मैंने कंपाइल किया है। उसके बाद आप अभी इसका आंसर टिक कर दीजिए, मैं इसका आंसर बताऊंगा। 239, सबसे पहले हम समझेंगे कि यूटीज क्या होती हैं। यूनियन टेरिटरीज
कुछ ऐसी स्पेशल जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे यूनियन जो है वो डायरेक्टली उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, पौंडीचेरी हो गई, दादर नगर हवेली हो गई, दिल्ली हो गई, तो इस तरीके की जो हमारे हैं इनको हम बोलते हैं यूटीज। तो आर्टिकल 239 जो है वो यूटी जो है एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। प्रेसिडेंट उसको किसी को बैठाएगा अपने एडमिनिस्ट्रेटर को यूटी चलाने के लिए। ठीक है, फिर 239 ए जो है वो क्या है कि अब हमने एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया, लेकिन कई जगह फील हुआ कि अकेले वो काम नहीं कर सकता, उसके नीचे जनता से चुने हुए प्रतिनिधि भी चाहिए, तो हमने 239 ए रखा। 239 ए सबसे पहले कहाँ पौंडीचेरी में आया था, इसलिए पौंडीचेरी से एसोसिएटेड है। फिर 239 ए ये हमारा आया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 239 ए ये दिल्ली के लिए स्पेशल स्टेटस है इसको। ठीक है, कि उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे होगी, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में। 239 ए बी क्या है, ये भी दिल्ली से रिलेटेड है। 239 बी क्या है, ये ऑर्डिनेंस कैसे पास होंगे लेजिस्लेटर में, अगर जो लेजिस्लेचर है वो अगर सेशन में नहीं है तो एडमिन जो है वो कैसे अपने ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है, ये इसमें बताया गया है। आर्टिकल 240 क्या है कि प्रेसिडेंट रेगुलेशन बना सकता है यूटीज के रिगार्डिंग, ये 240 है। 241 क्या है, हाई कोर्ट्स, सेपरेट हाई कोर्ट्स बना सकते हैं या फिर किसी हाई कोर्ट से अटैच कर सकते हैं यूटीज को। ठीक है, अब यूटीज जो है यूनियन गवर्नमेंट उनको एडमिनिस्ट्रेट करता है, और पार्ट 8 में मैंशनड है। ठीक है, आर्टिकल जो है मेन इनका आर्टिकल है 239। एक बार शॉर्ट में आप देख लीजिएगा। अभी ऊपर हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूटी इज एडमिनिस्टर्ड बाय। अब एडमिनिस्टर्ड बाय, इसमें गवर्नर है ना, प्राइम मिनिस्टर है नहीं, पार्लियामेंट है नहीं, डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्न करता है थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, हमने देखा था थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर कैसे वो गवर्न करता है।